चैप्टर 24 अ शॉट इन द डार्क। भारत में खाने का समय मौसम और लोगों की आदतों पर निर्भर करता है। ज़्यादातर जगहों पर तीन मुख्य भोजन के तय समय होते हैं। नाश्ता सुबह 8 से 9 बजे, दोपहर का खाना 1 से 2 बजे और रात का खाना 8 से 9 बजे। मैं जिन महीनों रुद्रप्रयाग में रहा, उन दिनों मेरे खाने का कोई तय समय नहीं था। आमतौर पर माना जाता है कि सेहत ठीक रखने के लिए खाना सही समय पर और सही तरीके से खाना चाहिए, लेकिन मेरे मामले में उल्टा हुआ। मेरा खाना अनियमित और अलग तरह का था। फिर भी इसका मुझ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा, बल्कि मैं पूरी तरह तंदुरुस्त बना रहा। कभी मैं रात 8 बजे दलिया पी लेता था, कभी सुबह 8 बजे सूप पीता था, कभी दिन में सिर्फ एक ही बार खाता था और कभी बिल्कुल नहीं खाता था। इसका मेरे शरीर पर बस इतना असर हुआ कि मेरा वज़न थोड़ा कम हो गया। क्योंकि मैंने भैंसवाड़ा जाने से पहले वाले दिन नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया था और मुझे रात बाहर ही बितानी थी, इसलिए लौटने पर मैंने जैसे तैसे थोड़ा बहुत खा लिया। 1 घंटे की नींद और स्नान के बाद मैं गोलावराय की ओर निकल पड़ा। मेरा मकसद वहाँ के पंडित को यह चेतावनी देना था कि उसके आसपास आदमखोर तेंदुआ घूम रहा है। रुद्रप्रयाग आने के पहले ही दिन मेरी पंडित से जान पहचान हो गई थी। जब भी मैं उसके घर के पास से गुजरता, उससे 2-4 बातें ज़रूर करता। वह आदमखोर और गोलावराय से गुजरने वाले तीर्थयात्रियों से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनाता था। इसके अलावा वह उन 2 लोगों में से एक था, दूसरी वह औरत थी जिसकी बाँह तेंदुए ने फाड़ दी थी, जो आदमखोर से आमना सामना होने के बाद भी जिंदा बचे थे। उसकी एक कहानी एक पहाड़ी औरत से जुड़ी थी, जिसे वह पहले से जानता था। एक दिन वह औरत रुद्रप्रयाग के बाजार से लौटते हुए देर शाम गोलाबराय पहुंची। उसे डर था कि अंधेरा होने से पहले वह अपने गांव नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए उसने पंडित से रात वहीं रुकने की अनुमति मांगी। पंडित ने उसे रुकने दिया और सलाह दी कि वह उस भंडार घर के दरवाजे के सामने सोए, जहाँ तीर्थयात्रियों का सामान रखा जाता है। उसने कहा कि ऐसा करने से एक तरफ कमरा उसकी रक्षा करेगा और दूसरी तरफ वहाँ सो रहे 50 से ज़्यादा तीर्थयात्री होंगे। वह आश्रय एक घास की झोंपड़ी जैसा था, सड़क की तरफ से खुला और पहाड़ी की तरफ से बंद। भंडार घर झोंपड़ी के बीच में था, लेकिन पहाड़ी की ओर थोड़ा अंदर बना था, इसलिए रास्ते में रुकावट नहीं बनता था। जब वह औरत भंडार घर के दरवाजे के सामने लेटी, तो उसके और सड़क के बीच कई कतारों में तीर्थयात्री सो रहे थे। रात के किसी समय एक महिला तीर्थयात्री चिल्लाई कि उसे बिच्छू ने काट लिया है। वहाँ रोशनी नहीं थी, लेकिन माचिस की मदद से उसका पैर देखा गया। पैर पर एक छोटा सा खरोंच का निशान था, जिससे थोड़ा खून निकल रहा था। लोग बड़बड़ाए कि इतनी छोटी बात पर इतना शोर मचाया गया, और यह भी कहा कि बिच्छू के काटने से खून नहीं निकलता। इसके बाद सब फिर से सो गए। सुबह जब पंडित आम के पेड़ के ऊपर पहाड़ी पर बने अपने घर से नीचे आया, तो उसने आश्रय के सामने सड़क पर एक साड़ी पड़ी देखी, वैसी साड़ी जैसी पहाड़ी औरतें पहनती हैं। साड़ी पर खून लगा हुआ था। पंडित ने अपनी उस परिचित औरत को सबसे सुरक्षित जगह दी थी। फिर भी 50 से ज़्यादा लोगों के बीच से तेंदुआ चुपचाप आया, सोते हुए लोगों के ऊपर से चला, उस औरत को मार डाला और लौटते समय गलती से एक सोती हुई महिला तीर्थयात्री के पैर को खरोंच दिया। पंडित का मानना था कि तेंदुए ने तीर्थयात्रियों को छोड़कर उस पहाड़ी औरत को इसलिए चुना क्योंकि वही अकेली थी जिसने रंगीन कपड़े पहने थे। यह बात ज़्यादा भरोसे वाली नहीं लगती। अगर यह सच ना होता कि तेंदुआ सूंघ कर शिकार नहीं करता, तो मेरी अपनी सोच यह होती कि उस औरत की गंध उसे जानी पहचानी लगी होगी। क्या यह सिर्फ बदकिस्मती थी या किस्मत? या फिर क्या यह संभव है कि उस झोंपड़ी में सोने वालों में वही अकेली थी जिसे सच में खतरे का एहसास था, और किसी अनजाने तरीके से उसका डर आदमखोर तक पहुंच गया और उसी ने उसे अपनी ओर खींच लिया। इस घटना के कुछ समय बाद ही पंडित का भी आदमखोर से सामना हुआ। इस घटना की सही तारीख, जो रुद्रप्रयाग के अस्पताल के रिकॉर्ड से पता चल सकती है, यहाँ जरूरी नहीं है।
मेरी कहानी के लिए इतना कहना काफ़ी है कि यह घटना 1921 की सबसे गर्मियों में मुझसे मिलने के 4 साल पहले हुई थी। उस गर्मी की एक शाम मद्रास से आए 10 तीर्थयात्री थके हुए और पैरों में छाले लिए गोलावराय पहुँचे। उन्होंने कहा कि वे रात तीर्थयात्रियों के आश्रय में ही बिताना चाहते हैं। पंडित को डर था कि अगर गोलावराय में और लोग मारे गए तो उसके आश्रय की बदनामी हो जाएगी। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वे 2 मील आगे जाकर रुद्रप्रयाग चले जाएं, जहां सुरक्षित ठहरने की जगह मिल जाएगी। लेकिन थके हुए यात्रियों पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार पंडित ने उन्हें अपने ही घर में ठहरने की इजाज़त दे दी। उसका घर उस आम के पेड़ से लगभग 50 गज ऊपर था, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। पंडित का घर भैंसवाड़ा के घरों जैसा ही था। नीचे एक नीची छत वाला कमरा जिसमें लकड़ी और ईंधन रखा जाता था, और ऊपर रहने का कमरा। पत्थर की छोटी सीढ़ियाँ एक संकरे बरामदे तक जाती थी। सीढ़ियों के सामने ही रहने वाले कमरे का दरवाज़ा था। पंडित और उसके मजबूरी में आए 10 मेहमानों ने रात का खाना खाया और फिर दरवाज़ा बंद कर कमरे में सो गए। उस कमरे में हवा आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। अंदर इतनी गर्मी थी कि पंडित को लगा उसका दम घुट जाएगा, इसलिए रात के किसी समय उसने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर निकलकर उसने बरामदे की छत को सहारा देने वाले दोनों खंभों पर हाथ रखा। जैसे ही उसने रात की ठंडी हवा में सांस ली, किसी ने लोहे की पकड़ की तरह उसका गला जकड़ लिया। उसने खंभों को पकड़े रखा, अपने पैरों को हमलावर के शरीर पर टिकाया और पूरी ताकत से लात मारी। इससे उसका गला तेंदुए के दांतों से छूट गया और तेंदुआ सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। पंडित को लगा कि वह बेहोश हो जाएगा। वह एक और लड़खड़ाया और बरामदे की रेलिंग पकड़ ली। उसी पल तेंदुआ फिर उछला और उसके बाएं हाथ में अपने नाखून गड़ा दिए। पंडित का हाथ रेलिंग पर टिका था, जिससे वह नीचे नहीं खींच सका, लेकिन तेंदुए के वजन से उसके नाखून हाथ का मांस चीरते हुए कलाई तक पहुंच गए और वहीं छूटे। इससे पहले कि तेंदुआ दोबारा हमला कर पाता, यात्रियों ने पंडित की डरावनी आवाज़ें सुन ली। वह अपने फटे गले से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। वे उसे खींचकर कमरे में लाए और दरवाज़ा बंद कर दिया। उस पूरी लंबी और गर्म रात पंडित तड़पता रहा, बहुत खून बहता रहा। बाहर तेंदुआ दरवाजे पर गुर्राता और पंजे मारता रहा, और अंदर यात्री डर के मारे चिल्लाते रहे। सुबह होते ही यात्री पंडित को, जो तब तक बेहोश हो चुका था, रुद्रप्रयाग के काला कमली अस्पताल ले गए। वहाँ 3 महीने तक उसके गले में डाली गई चांदी की नली से उसे खाना खिलाया गया। 6 महीने से ज़्यादा समय बाद वह गोलावराय अपने घर लौटा। उसकी सेहत टूट चुकी थी और उसके बाल सफ़ेद हो गए थे। 5 साल बाद ली गई तस्वीरों में उसके चेहरे और गले पर तेंदुए के दांतों के निशान और बाएं हाथ पर नाखूनों के निशान हल्के दिखते थे, लेकिन वे अभी भी साफ पहचाने जा सकते थे। उसके घर की तस्वीर तब ली गई थी जब बरामदे की लकड़ी से बंद कर दिया गया था। पंडित मुझसे बात करते समय हमेशा आदमखोर को बुरी आत्मा कहता था। पहले ही दिन उसने मुझसे पूछा था कि मैं कैसे साबित कर सकता हूँ कि बुरी आत्माएं शरीर नहीं ले सकती, जबकि उसका अपना अनुभव कुछ और कहता था। उसके मन की शांति के लिए मैं भी आदमखोर को बुरी आत्मा ही कहने लगा। उस शाम जब मैं गोलावराय पहुंचा तो मैंने पंडित को भैंसवाड़ा में अपनी नाकाम कोशिश के बारे में बताया और उसे सावधान किया कि वह अपनी और वहां रुकने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए ज़्यादा ध्यान रखे, क्योंकि लंबी पहाड़ी यात्रा के बाद अब बुरी आत्मा फिर से इसी इलाके में लौट आई थी। उस रात और अगले 3 रातों तक मैं घास के ढेर पर बैठकर सड़क पर नज़र रखता रहा। चौथे दिन ही बॉस्टन पौड़ी से वापस आ गया। ये बॉस्टन जब भी मेरे पास आता था तो मुझे नई ताकत मिल जाती थी। उसका भी वही विश्वास था जो यहाँ के लोगों का था। अगर आदमखोर कल नहीं मारा तो आज मरेगा, और अगर आज नहीं तो शायद कल। मुझे उसे बहुत कुछ बताना था। हालांकि मैं उसे नियमित पत्र लिखता रहा था और मेरे पत्रों के कुछ हिस्से उसने सरकार को भेजे अपनी रिपोर्टों में शामिल किए थे, जो अखबारों तक भी पहुँचे थे। फिर भी कई बातें ऐसी थी जो
मैं उसे लिख कर नहीं बता सकता था। इबॉस्टन के पास भी मुझे बताने के लिए बहुत कुछ था। उसने बताया कि अखबारों में आदमखोर को मारने की ज़ोरदार मांग हो रही है और यह सुझाव दिया जा रहा है कि पूरे भारत से शिकारी गढ़वाल भेजे जाएं ताकि तेंदुए को मारा जा सके। इस अखबारी शोर का नतीजा यह हुआ कि बॉस्टन को सिर्फ एक पूछताछ और एक सुझाव मिला। पूछताछ एक शिकारी की थी जिसने कहा कि अगर उसके सफ़र, रहने, खाने पीने वगैरह की पूरी व्यवस्था उसकी पसंद के अनुसार की जाए तो वह यह सोच सकता है कि गढ़वाल आना उसके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। सुझाव एक दूसरे शिकारी का था जिसके अनुसार तेंदुए को मारने का सबसे आसान तरीका यह था कि एक बकरी पर जहर लगाया जाए, उसका मुंह सील दिया जाए ताकि वह खुद को चाट ना सके और फिर उसे ऐसे बांध दिया जाए जहाँ तेंदुआ आकर उसे खा ले और मर जाए। उस दिन हम बहुत देर तक बात करते रहे। मेरी सारी नाकामियों को हमने एक एक करके ध्यान से देखा। दोपहर के खाने तक जब मैंने बॉस्टन को यह बताया कि तेंदुआ औसतन हर 5 दिन में एक बार रुद्रप्रयाग और गोलाबराय के बीच सड़क पर आता है, तो मैंने उसे यह समझा दिया कि अब मेरे पास उसे गोली मारने की सिर्फ एक ही उम्मीद बची है, सड़क के पास बैठकर इंतज़ार करना। मैंने कहा कि अगर मैं लगातार 10 रातें सड़क पर बैठूं तो तेंदुआ कम से कम एक बार ज़रूर वहाँ से गुजरेगा। बॉस्टन ने इस योजना को बहुत हिचकते हुए मान लिया क्योंकि मैं पहले ही कई रातों जाग चुका था और उसे डर था कि लगातार 10 और रातें मेरे लिए बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। इसके बाद मैंने बॉस्टन से कहा कि अगर तय समय में मैं तेंदुए को नहीं मार सका तो मैं नैनीताल लौट जाऊंगा और मैदान नए लोगों के लिए छोड़ दूंगा, अगर कोई मेरी जगह लेना चाहे। उस शाम बॉस्टन मेरे साथ गोला भराया गया और आम के पेड़ पर एक मचान बनाने में मेरी मदद की। यह मचान तीर्थयात्रियों के आश्रय से लगभग 100 गज दूर और पंडित के घर के 50 गज नीचे था। पेड़ के ठीक नीचे सड़क के बीचों बीच हमने एक मजबूत लकड़ी का खूंटा गाड़ा और उसमें एक बकरी बांध दी। बकरी के गले में एक छोटी घंटी बांधी गई। चांद लगभग पूरा था, लेकिन गोलाबराय के पूर्व की ऊंची पहाड़ी के कारण चांद की रोशनी गहरी गंगा घाटी में सिर्फ कुछ घंटों तक ही रहती थी। इसलिए अगर तेंदुआ अंधेरे में आया तो बकरी की घंटी मुझे उसके आने की सूचना दे देगी। तैयारियां पूरी होने के बाद ही बॉस्टन बंगले लौट गया। उसने वादा किया कि वह सुबह जल्दी मेरे पास मेरे 2 आदमियों को भेज देगा। मैं पेड़ के नीचे एक चट्टान पर बैठा सिगरेट पी रहा था और शाम होने का इंतज़ार कर रहा था। उसी समय पंडित मेरे पास आकर बैठ गया। वह भक्ति मार्ग का आदमी था और धूम्रपान नहीं करता था। उसने पहले ही हमें मचान बनाते देखा था और अब वह मुझे समझाने लगा कि जब मैं आराम से बिस्तर पर सो सकता हूँ तो पूरी रात पेड़ पर बैठने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैंने उसे भरोसा दिया कि मैं उस रात और उसके बाद लगातार 9 रातें पेड़ पर बैठूंगा। अगर मैं बुरी आत्मा को मार नहीं सका तो कम से कम उसके घर और तीर्थयात्रियों के आश्रय की रक्षा तो कर ही सकता हूँ। रात में एक बार मेरे ऊपर की पहाड़ी पर काकड़ हिरन भौंका। उसके बाद पूरी रात सन्नाटा रहा। अगली सुबह सूरज निकलते समय मेरे 2 आदमी आ गए। मैं पेड़ से नीचे उतरा और निरीक्षण बंगले की ओर चल पड़ा। रास्ते में मैं सड़क पर तेंदुए के पंजों के निशान देखता गया और अपने आदमियों को अपना कंबल और राइफल लेकर पीछे आने को कहा। इसके बाद के 9 दिनों तक मेरा कार्यक्रम बिल्कुल नहीं बदला। हर शाम मैं 2 आदमियों के साथ बंगले से निकलता, मचान पर बैठ जाता और उन्हें इतना समय देकर वापस भेज देता कि वे अंधेरे होने से पहले बंगले पहुंच सकें। उन्हें सख्त आदेश था कि पूरी रोशनी होने से पहले बंगले से ना निकलें। वे हर सुबह सूरज उगते समय नदी के उस पार की पहाड़ियों पर मेरे पास पहुंचते और मुझे वापस बंगले तक साथ ले जाते। इन 10 रातों में पहली रात काकड़ के भौंकने के अलावा मैंने कुछ नहीं सुना। फिर भी हमारे पास पूरा सबूत था कि आदमखोर आसपास ही था। इन 10 रातों में 2 बार उसने घरों में घुसकर एक बार बकरी और दूसरी बार एक भेड़ उठा ली। दोनों बार मुझे उन्हें ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हुई क्योंकि वह उन्हें बहुत दूर तक ले गया था। लेकिन वे मेरे किसी काम की नहीं थी क्योंकि वह उन्हें पूरी तरह खा चुका था। इन 10 रातों में एक बार उसने घर का दरवाज़ा भी तोड़ दिया। सौभाग्य से उस घर में 2 कमरे थे।
और अंदर वाले कमरे का दरवाज़ा इतना मजबूत था कि तेंदुआ उसे तोड़ ना सका और घर के लोग बच गए। आम के पेड़ पर 10वीं रात बिताने के बाद जब मैं बंगले लौटा तो इबॉस्टन और मैंने आगे क्या करना है इस पर बात की। उस शिकारी की तरफ से कोई और संदेश नहीं आया था और ना ही किसी और ने सरकार के बुलावे को स्वीकार करने की इच्छा दिखाई थी। अखबारों की अपीलों का भी कोई असर नहीं हुआ था। ना तो बॉस्टन और ना ही मैं अब और समय रुद्रप्रयाग में बिता सकते थे। बॉस्टन इसलिए नहीं रुक सकता था क्योंकि वह 10 दिन से अपने मुख्य दफ्तर से दूर था और उसे ज़रूरी काम के लिए पौड़ी लौटना था। मैं इसलिए नहीं रुक सकता था क्योंकि मुझे अफ्रीका जाना था। मैं अपनी यात्रा पहले ही 3 महीने टाल चुका था और अब और देर करना मुमकिन नहीं था। हम दोनों ही गढ़वाल को उस आदमखोर के भरोसे छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी हालत ऐसी थी कि यह तय करना मुश्किल हो रहा था कि क्या किया जाए। एक रास्ता यह था कि बोस्टन छुट्टी ले ले और मैं अफ्रीका की यात्रा रद्द कर दूं। लेकिन आखिर में हमने तय किया कि इसके बारे में जो फैसला लिया जाएगा वो अगली सुबह करेंगे। यह तय होने के बाद मैंने बोस्टन से कहा कि मैं गढ़वाल में अपनी आखिरी रात आम के पेड़ पर ही बिताऊंगा। उस 11वीं और आखिरी शाम में बॉस्टन मेरे साथ था। जब हम गोलाबराय के पास पहुंचे तो हमने सड़क के किनारे कुछ लोगों को खड़े देखा जो आम के पेड़ से थोड़ा आगे एक खेत में नीचे की ओर देख रहे थे। उन्होंने हमें नहीं देखा था और हम उनके पास पहुंचे उससे पहले ही वे मुड़कर तीर्थयात्रियों के आश्रय की ओर चले गए। उनमें से एक आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और जब उसने मुझे उसे बुलाते देखा तो वह वापस आ गया। हमारे पूछने पर उसने बताया कि वह और उसके साथी 1 घंटे से 2 बड़े सांपों की भयानक लड़ाई देख रहे थे। जब हमने पूछा कि सांप कहाँ हैं, तो उसने उस खेत की ओर इशारा किया जिसमें पिछले 1 साल से कुछ उगा नहीं था। उसने कहा कि सांप आखिरी बार खेत के बीच में पड़े एक बड़े पत्थर के पास दिखे थे। उस पत्थर पर खून के निशान थे जो सांपों के एक दूसरे को काटने से पड़े थे। मैं पास की झाड़ी से एक डंडी तोड़कर खेत में कूद गया कि देखूं कहीं पत्थर के पास कोई बिल तो नहीं है। उसी समय मुझे सड़क के नीचे झाड़ी में दोनों सांप दिख गए। इवोशन ने भी एक मजबूत डंडी उठा ली थी। जैसे ही एक सांप सड़क पर चढ़ने लगा इबॉस्टन ने उसे मार दिया। दूसरा सांप ढलान में बने एक बिल में घुस गया और हम उसे बाहर नहीं निकाल सके। जो सांप मारा गया था वह लगभग 7 फुट लंबा था और हल्के भूसे जैसे रंग का था। उसकी गर्दन पर कोई काटने के निशान थे। वह धामिन नहीं था और उसके जहर वाले दांत साफ दिख रहे थे, इसलिए हमने अंदाज़ा लगाया कि वह बिना फन वाला कोबरा रहा होगा। ठंडे खून वाले जानवर भी सांप के जहर से नहीं बचते। मैंने खुद देखा है कि कोबरा के काटने से मेंढक कुछ ही मिनटों में मर गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि एक ही जाति के सांप एक दूसरे को जहर से मार सकते हैं या नहीं। हो सकता है दूसरा सांप कुछ मिनटों में मर गया हो या फिर वह जिंदा रहा हो। बॉस्टन के जाने के बाद पंडित दूध की बाल्टी लेकर मेरे पेड़ के नीचे से गुजरा। उसने बताया कि दिन में आए 150 तीर्थयात्री रात उसी के आश्रय में रुकने पर अड़े हुए हैं और वह कुछ भी नहीं कर सकता। अब बहुत देर हो चुकी थी इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने उससे कहा कि वह यात्रियों को चेतावनी दे दे कि वे पास पास रहें और अंधेरा होने के बाद बिल्कुल इधर उधर ना घूमें। कुछ मिनट बाद जब वह वापस अपने घर की ओर गया तो उसने कहा कि उसने मेरी बात यात्रियों तक पहुंचा दी है। सड़क के पास मेरे पेड़ से लगभग 100 गज दूर एक कांटों का घेरा था। उसमें एक पथिक जो मेरा पुराना दोस्त नहीं था ने अपनी बकरियां और भेड़ें बांध रखी थीं। उसके साथ 2 कुत्ते थे जो हमारे आने पर और बॉस्टन के जाने पर ज़ोर ज़ोर से भौंके थे। चांद पूरा होने के कुछ दिन बाद का था और घाटी अंधेरे में डूबी हुई थी। रात के लगभग 9 बजे मैंने देखा कि एक आदमी लालटेन लेकर तीर्थयात्रियों के आश्रय से निकला और सड़क पार की। 1-2 मिनट बाद वह फिर सड़क पार करके लौटा और आश्रय में पहुंचकर लालटेन बुझा दी। उसी पल पथिक के कुत्ते बहुत ज़ोर से भौंकने लगे।
यह साफ था कि वे किसी तेंदुए पर भौंक रहे थे। शायद वही तेंदुआ जिसने लालटेन वाले आदमी को देखा था और अब सड़क से होते हुए आश्रय की ओर आ रहा था। शुरू में कुत्ते सड़क की ओर भौंक रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वे मेरी दिशा में भौंकने लगे। अब यह साफ हो गया था कि तेंदुए ने सोती हुई बकरी को देख लिया है और वह कुत्तों की नज़रों से छिपकर लेट गया था। कुत्ते अब भौंकना बंद कर चुके थे। तेंदुआ अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि तेंदुआ आ चुका है। मुझे यह भी पता था कि वह मेरी पेड़ की ओट का इस्तेमाल करके बकरी की ओर बढ़ रहा है। लंबे मिनट बीतते जा रहे थे और मेरे मन में बस एक ही सवाल था, क्या वह बकरी को छोड़कर किसी तीर्थयात्री को मारेगा या बकरी को मारेगा और मुझे गोली चलाने का मौका देगा। जितनी भी रातें मैंने उस पेड़ पर बिताई, मैं हमेशा ऐसी हालात में बैठता था कि बिना ज़्यादा हिले डुले और बहुत कम समय में गोली चला सकूं। बकरी और मेरी मचान के बीच की दूरी लगभग 20 फुट थी, लेकिन पेड़ की घनी पत्तियां के कारण इतनी दूरी भी मेरी आंखों को दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली और पूरी तरह अपने कानों पर ध्यान लगाया। मेरी राइफल, जिस पर एक छोटी बिजली की टॉर्च बंधी थी, बकरी की दिशा में लगी हुई थी। मैं सोच ही रहा था कि शायद तेंदुआ, अगर वही आदमखोर था, आश्रय तक पहुंच गया होगा और किसी इंसान को चुन रहा होगा। तभी अचानक पेड़ के नीचे से तेज़ हलचल हुई और बकरी की घंटी ज़ोर से बजी। मैंने तुरंत टॉर्च का बटन दबाया। रोशनी में मैंने देखा कि मेरी राइफल का निशाना सीधे तेंदुए के कंधे पर था। राइफल को ज़रा भी हिलाए बिना मैंने ट्रिगर दबा दिया। उसी पर टॉर्च बुझ गई। उन दिनों टॉर्च आम नहीं थी। यह मेरी पहली टॉर्च थी। मैं कई महीनों से उसे साथ रखे था, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं कर पाया था। मुझे ना तो बैटरी की हालात का पता था और ना ही यह मालूम था कि उसे पहले जांच लेना चाहिए था। इस बार जब मैंने बटन दबाया, टॉर्च ने बस एक हल्की सी झलक दी और फिर बुझ गई। मैं फिर से अंधेरे में था और मुझे यह भी नहीं पता था कि मेरी गोली का क्या असर हुआ। मेरी गोली की गूंज घाटी में ख़त्म ही हो रही थी कि पंडित ने अपना दरवाज़ा खोला और ज़ोर से पूछा कि क्या मुझे किसी मदद की ज़रूरत है। मैं उस समय पूरे ध्यान से तेंदुए की कोई आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया। पंडित ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। जब मैंने गोली चलाई थी, तेंदुआ सड़क पर लेटा था और उसका सिर मेरी ओर नहीं था। मुझे बस इतना याद है कि वह बकरी के ऊपर से कूदकर पहाड़ी की ओर भागा। पंडित के बोलने से ठीक पहले मुझे कोई गले से निकलने जैसी आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता। मेरी गोली की आवाज़ से तीर्थयात्री जाग गए थे, लेकिन थोड़ी बड़बड़ के बाद फिर सो गए। बकरी को कोई चोट नहीं लगी थी, क्योंकि उसकी घंटी की आवाज़ से साफ था कि वह घूम रही थी और घास खा रही थी। मैंने रात 10 बजे गोली चलाई थी। चांद अभी कई घंटों बाद निकलने वाला था और अब तक मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए मैं आराम से बैठ गया, सुनता रहा और सिगरेट पीता रहा। कई घंटों बाद चांद गंगा के उस पार की पहाड़ियों की चोटी पर चमका और धीरे धीरे घाटी में उतर आया। थोड़ी देर बाद मैंने उसे अपने पीछे वाली पहाड़ी के ऊपर उगते देखा। जब चांद सिर के ऊपर आया तो मैं पेड़ के सबसे ऊपर चढ़ा, लेकिन फैली हुई डालियाँ देखने में रुकावट डाल रही थी। मैं फिर मचान पर आया और सड़क की ओर फैली शाखाओं पर चढ़ा, लेकिन वहाँ से भी नीचे पहाड़ी की ओर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। अब रात के 3 बज चुके थे। 2 घंटे बाद चांद फीका पड़ने लगा। जब सुबह की हल्की रोशनी में पास की चीज़ें दिखने लगी तो मैं पेड़ से नीचे उतरा। बकरी ने मुझे देखकर दोस्ताना मिमियाहट की। बकरी के आगे सड़क के बिल्कुल किनारे एक लंबा और नीचा पत्थर था। उस पत्थर पर 1 इंच चौड़ी खून की लकीर थी। जिस तेंदुए का वह खून था, वह ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहा होगा। इसलिए बिना किसी सावधानी के मैं सड़क के नीचे उतरा और पत्थर के आगे से खून का निशान पकड़कर चला। लगभग 50 गज बाद मुझे तेंदुआ मरा हुआ मिला। वह पीछे की ओर फिसल कर ज़मीन के एक गड्ढे में जा गिरा था। अब वह उसी गड्ढे में सिकुड़ कर पड़ा था। उसकी ठुड्डी गड्ढे के किनारे टिकी हुई थी। मरे हुए जानवर पर
ऐसा कोई निशान नहीं था जिससे उसकी पहचान हो सके। फिर भी मुझे एक पल के लिए शक नहीं हुआ कि गड्ढे में पड़ा तेंदुआ वही आदमखोर था। लेकिन यहाँ कोई भूत या दानव नहीं था जो पूरी रात मुझे देखते हुए चुपचाप हंस रहा हो, मेरे हर दांव को नाकाम करता रहा हो और इस इंतज़ार में हो कि मैं ज़रा सी चूक करूं और वह मेरी गर्दन अपने दांत में गड़ा दे। यहाँ बस एक बूढ़ा तेंदुआ था। वह दूसरों से बस इतना अलग था कि उसका मुंह सफ़ेद हो चुका था और उसकी मूछें झड़ गई थी। वह पूरे भारत का सबसे ज़्यादा नफरत किया जाने वाला और सबसे ज़्यादा डराया जाने वाला जानवर था। उसका अपराध प्रकृति के कानून के खिलाफ नहीं था, बल्कि इंसानों के बनाए कानून के खिलाफ था। उसने इंसानों का खून किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए बहाया था। अब वह अपने जीवन की आखिरी नींद सो रहा था। उसकी ठुड्डी गड्ढे के किनारे टिकी थी, आंखें आधी बंद थीं और उसका शरीर बिल्कुल शांत था। जब मैं अपनी राइफल खाली कर रहा था, जिसकी एक गोली ने मेरे सारे हिसाब बराबर कर दिए, तभी मुझे खांसी की आवाज़ सुनाई दी। ऊपर देखा तो पंडित जी सड़क के किनारे से मुझे झांकते दिखे। मेरे इशारे पर वे धीरे धीरे नीचे आए। तेंदुआ का सिर देखते ही वे रुक गए और धीमे आवाज़ में पूछा, क्या यह मर गया है? और यह क्या है? जब मैंने बताया कि यह मर चुका है और यही वही बुरी आत्मा है जिसने 5 साल पहले उनका गला फाड़ दिया था और जिसके डर से उन्होंने पिछली रात जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया था, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए और मेरे पैरों में सिर रखने की कोशिश की। अगले ही पल ऊपर सड़क से आवाज़ आई, साहब, आप कहाँ हैं? यह मेरे आदमियों में से एक था, बहुत घबराया हुआ। जब मैंने गंगा की घाटी में गूंजती हुई आवाज़ में जवाब दिया, तो 4 सिर दिखाई दिए और चारों आदमी भागते हुए नीचे आ गए। उनमें से एक के हाथ में जलती हुई लालटेन थी, जिसे वह बुझाना भूल गया था। तेंदुआ गड्ढे में अकड़ चुका था, इसलिए उसे बाहर निकालने में थोड़ी मुश्किल हुई। जब उसे मजबूत बांस के डंडों से बांधा जा रहा था, तो आदमियों ने बताया कि वे पूरी रात सो नहीं पाए थे। जब भी बॉस्टन के फ़हीमदार की घड़ी में 4:30 बजे, तो उन्होंने लालटेन जलाई, एक डंडा और रस्सी ली और मुझे ढूंढने निकल पड़े। उन्हें लगा कि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। मचान में मुझे ना पाकर, बकरी को सही सलामत और पत्थर पर खून देखकर उन्होंने मान लिया कि आदमखोर ने मुझे मार दिया है। घबराहट में उन्होंने मुझे आवाज़ दी। पंडित जी को मेरा कंबल मचान से लाने और तीर्थयात्रियों को रात की कहानी बताने के लिए छोड़कर मैं और चारों आदमी और साथ में बकरी निरीक्षण बंगले की ओर चल पड़े। बकरी लगभग बिना चोट के बच गई थी, क्योंकि जैसे ही तेंदुए ने उसे पकड़ा, मैंने गोली चला दी थी। उसे यह नहीं पता था कि यह रात उसे ज़िंदगी भर का हीरो बना देगी। उसे एक सुंदर पीतल का कॉलर पहनाया गया और वह उस आदमी की कमाई का जरिया बन गई, जिससे मैंने उसे खरीदा था और बाद में वापस दे दिया था। जब मैंने बंगले के कांच वाले दरवाजे पर दस्तक दी, तो ये बॉस्टन अभी सो रहे थे। मुझे देखते ही वे बिस्तर से कूद पड़े, दरवाज़ा खोला, मुझे गले लगाया और अगले ही पल बरामदे में रखे तेंदुए के चारों ओर नाचने लगे। उन्होंने मेरे लिए चाय और गर्म पानी मंगवाया। फिर अपने स्टेनोग्राफर को बुलाकर सरकार, अखबारों और मेरी बहन को तार भेजे और जीन को केबल भेजी। उन्होंने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा। उन्हें पता था कि इतनी सुबह मैं जो तेंदुआ लाया हूँ वही आदमखोर है, तो सवाल की ज़रूरत ही क्या थी। पिछली बार सारे सबूतों के बावजूद मैंने कहा था कि जाल में मरा तेंदुआ आदमखोर नहीं था। इस बार मैंने कुछ नहीं कहा। अक्टूबर से ही बॉस्टन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्हें नेताओं के सवालों, बढ़ती मौतों से घबराई सरकार और नतीजों की मांग करती प्रेस, सबका सामना करना पड़ा था। उनकी हालत ऐसी थी जैसे किसी पुलिस अफसर की जिसे अपराधी का पता हो, लेकिन वह उसे रोक ना पा रहा हो। इसलिए 2 मई 1926 को ही बॉस्टन सबसे खुश इंसान थे जिन्हें मैंने कभी देखा। अब वे सबको बता सकते थे कि अपराधी मारा जा चुका है। बाजारों के लोग, आसपास के गांव वाले और तीर्थयात्री जो बंगलों में उमड़ पड़े थे,
सबको बताया गया कि 8 साल से सताने वाली बुरी आत्मा अब मारी जा चुकी है। चाय का एक पूरा बर्तन पीने और गर्म स्नान के बाद मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन पैरों में फिर से ऐंठन आने के डर से उठ गया। कपड़े पहनने के बाद ही बॉस्टन और मैंने तेंदुए को नापा और ध्यान से उसकी जांच की। नीचे हमारे माप और जांच के नतीजे दिए गए हैं। माप, मेजरमेंट्स: खूंटों के बीच लंबाई 7 फुट 6 इंच, शरीर के मोड़ के साथ लंबाई 7 फुट 10 इंच। नोट: ये माप तेंदुए की मौत के 12 घंटे बाद लिए गए थे। विवरण: डिस्क्रिप्शन: रंग हल्का पीला, बाल छोटे और सख्त, मूछें नहीं थी, दांत बहुत घिसे हुए और बदरंग, एक नुकीला दांत टूटा हुआ, जीभ और मुंह काले। घाव: दाएं कंधे में एक नया गोली का घाव, बाएं पिछले पैर के तलवे में एक पुराना गोली का घाव, उसी पैर की एक उंगली और एक नाखून गायब, सिर पर कई गहरे और आधे भरे हुए कट, दाएं पिछले पैर पर एक गहरा और आधा भरा हुआ कट, पूंछ पर कई आधे भरे हुए कट, बाएं पिछले पैर के घुटने के पास एक आधा भरा हुआ घाव। मुझे समझ नहीं आया कि तेंदुए की जीभ और मुंह काले क्यों थे। यह कहा गया कि शायद यह साइनेड जहर की वजह से हुआ हो, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता। आधे भरे हुए घावों में से सिर, दाएं पिछले पैर और पूंछ के घाव भैंसवाड़ा की लड़ाई में लगे थे। बाएं पिछले पैर के घुटने वाला घाव जाल जिन ट्रैप में फंसने से हुआ था, क्योंकि जाल में मिला चमड़ी और बाल का टुकड़ा इसी घाव में फिट हो गया। बाएं पिछले पैर के तलवे की चोटें 1921 में पुल पर एक युवा फौजी अफसर द्वारा चलाई गई गोली की वजह से थी। बाद में जब तेंदुए की खाल उतारी गई तो उसकी छाती की चमड़ी में छर्रे यानी बकशॉट का एक टुकड़ा मिला। कई साल बाद एक भारतीय ईसाई व्यक्ति ने कहा कि यह गोली उसी ने उस साल चलाई थी जब तेंदुआ आदमखोर बना था। जब बॉस्टन और मैंने तेंदुए की जांच पूरी कर ली तो उसे एक पेड़ की छाया में रखा गया। पूरे दिन हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे उसे देखने आए। हमारे पहाड़ों में जब लोग किसी के पास धन्यवाद या कृतज्ञता दिखाने आते हैं तो वे खाली हाथ नहीं आते। एक गुलाब, गेंदा या कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ ही काफ़ी होती हैं। फूल दोनों हाथ जोड़कर दिए जाते हैं। जिसे फूल दिए जाते हैं वह दाएं हाथ की उंगलियां से उन्हें छूता है। फिर देने वाला ऐसे हाथ हिलाता है जैसे फूल सामने वाले के पैरों पर रख रहा हो, बिल्कुल वैसे जैसे पानी अर्पित किया जाता है। मैंने पहले भी लोगों का धन्यवाद देखा है, लेकिन जैसा धन्यवाद मैंने उस दिन रुद्रप्रयाग में देखा वैसा कभी नहीं देखा। पहले निरीक्षण बंगले में और बाद में बाजार में हुए स्वागत में लोग कह रहे थे, साहब उसने हमारा इकलौता बेटा मार दिया, हम बूढ़े हैं, अब हमारा घर सूना हो गया। उसने मेरे 5 बच्चों की माँ को गा लिया, सबसे छोटा बच्चा अभी कुछ महीने का ही था। अब घर में कोई नहीं जो बच्चों की देखभाल करे या खाना बनाए। मेरा बेटा रात में बीमार पड़ा, लेकिन कोई दवा लेने अस्पताल जाने की हिम्मत ना कर सका और वह मर गया। एक के बाद एक दर्दनाक कहानियाँ। और जब मैं यह सब सुन रहा था मेरे पैरों के चारों ओर ज़मीन फूलों से भरती जा रही थी।